सम्राट अजातशत्रु के पास मिलने के लिए कई सारे भेंट लेकर गए थे, लेकिन वहां उन्होंने आम्रपाली की मूर्ति देख ली। मूर्ति को देखने के साथ ही उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए थे। उसकी तरफ बढ़ते हुए अजातशत्रु से कहते हैं, ये तो आम्रपाली की मूर्ति लग रही है। पुत्र, ये तुमने बनाई? सम्राट को उस मूर्ति के करीब जाते हुए देखकर अजातशत्रु ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली और दांत पीसते हुए कहा, रुक जाइए। सम्राट को कुछ समझ नहीं आया, वो वहीं रुक गए और अजातशत्रु की तरफ पलटते हुए कहते हैं, क्या हुआ पुत्र? तब अजातशत्रु को कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी मुट्ठी खोल दी और क्रोध को नियंत्रित करते हुए कहा, यह अब तक की हमारी सबसे सुंदर कलाकृति है। हम इसके आसपास किसी को भी नहीं जाने देते। क्यों, क्या हो गया? हम तो तुम्हारे पिता हैं और आम्रपाली तो हमारी पत्नी बनने वाली है। कहते हुए सम्राट एक पल के लिए रुके और फिर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाते हुए कहते हैं, अब समझ में आया, इससे तुमने ये मूर्ति बनाई है क्योंकि हम और आम्रपाली विवाह करने वाले हैं, तो तुम हमें भेंट करोगे। सम्राट उस मूर्ति का मतलब कुछ और ही निकाल रहे थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर अजातशत्रु के अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसका क्रोध उसके नियंत्रण के बाहर चला गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, उस मूर्ति में हमारी आत्मा बसती है, हम इसके इर्द गिर्द किसी को भी नहीं देख सकते। अजातशत्रु का ऐसा व्यवहार देखकर सम्राट ने कठोर स्वर में कहा, कोडेक, क्या हुआ तुम्हें और इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? तभी वहां पर तेजी से चलते हुए त्रिलोक सिंह पहुंचा। उसने स्थिति को संभालते हुए दरवाजे से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे भांजे, क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? उसे देखकर कुछ पल के लिए सम्राट और अजातशत्रु का ध्यान उस ओर चला गया। त्रिलोक सिंह स्फूर्ति से चलते हुए अजातशत्रु के पास आया और उसके कंधे को पकड़कर उसे किनारे एक आसन पर बिठाने लगा। उसने कहा, खुद को संभालो भांजे, खुद को संभालो। कहते हुए त्रिलोक उसकी आंखों के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे शांत रहने के लिए कहा। जैसे अजातशत्रु शांत हुआ, त्रिलोक सिंह ने सम्राट से विनम्र भाव में कहा, क्षमा कीजिएगा सम्राट, आप तो जानते ही हैं ना कोडेक का व्यवहार। सम्राट गंभीर नजरों से अजातशत्रु की तरफ देख रहे थे। वो भी हैरान थे क्योंकि इस तरह का व्यवहार उसने पहले कभी नहीं किया था। तब त्रिलोक सिंह ने स्थिति को संभालते हुए कहा, सम्राट, जब राजकुमार ये मूर्ति यहाँ लेकर आए थे तभी इन्होंने हमें बताया था कि इन्होंने ये मूर्ति बहुत मेहनत से बनाई है और अभी ये पूरी भी नहीं हुई है, इसलिए ये किसी को भी उसके आसपास नहीं आने देते क्योंकि डरते हैं कि कहीं ये टूट ना जाए। अब आम्रपाली की मूर्ति है तो अच्छी तो बननी चाहिए ना। तभी सम्राट अजातशत्रु की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन पुत्र, तुम हमें बता सकते थे ना, इसमें क्रोध करने वाली बात कौन सी थी? अजातशत्रु अभी और बोलना चाहता था, लेकिन त्रिलोक सिंह ने जबरदस्ती उसके कंधे को दबा कर रखा था ताकि वो क्रोध में कुछ ऐसा वैसा ना कह बैठे जिससे उसकी योजना पर पानी फिर जाए। सम्राट ने बात समझाने की कोशिश की और फिर शालीनता से मुस्कुराते हुए अजातशत्रु की तरफ देखकर कहा, पुत्र, एक बात का ध्यान रखना, क्रोध हमेशा ही विजय की संभावना को खत्म कर देता है। बचपन में जो भी तुमने किया तब की बात अलग थी, लेकिन हमारे बाद तुम्हें मगध संभालना है। ये क्रोध आगे चलकर तुम्हारे जीवन के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, इसे नियंत्रण में रखो। इतना कहकर सम्राट बिंबिसार वहां से चले गए, लेकिन उनके दिमाग से ये बात अभी भी नहीं हट रही थी कि अजातशत्रु ने सिर्फ मूर्ति के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। उनके जाते ही त्रिलोक सिंह ने अजातशत्रु का कंधा छोड़ दिया और एक सुकून की सांस ली। उस पर भड़कते हुए कहा, क्या कर रहे हो भांजे, ये क्या कर रहे हो तुम? यदि गलती से भी तुमने उनसे कुछ कह दिया होता तो तुम जानते नहीं उसका परिणाम क्या होता। उसका परिणाम बहुत भयंकर होता। तब त्रिलोक सिंह की तरफ देखते हुए अजातशत्रु ने कहा, मामा श्री, आप हमारे रास्ते में क्यों आ गए? आप नहीं जानते आम्रपाली हमें बहुत पसंद है और हम उसे अपने पिता के साथ नहीं जाने देंगे। वो सिर्फ हमारी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी। तब त्रिलोक सिंह ने उसके मन को ठंडा करते हुए कहा, शांति से सोचो भांजे, शांति से, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है और बिना सही समय के वार हमेशा खाली जाता है और हमें नुकसान पहुंचता है। उचित समय आने पर हम ठीक निशाने पर वार करेंगे और देखना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। अभी क्रोध करके तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तो क्या करें हम मामा श्री, बैठकर सिर्फ तमाशा देखें कि कैसे हमारे पिता आम्रपाली से विवाह कर रहे हैं?
जब से पता चला है कि पिताश्री आम्रपाली से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर ये सोच सोच कर क्रोध बढ़ रहा है और उनके मुख से हम आम्रपाली का नाम सुनना भी नहीं चाहते। वो तो आप बीच में आ गए, वरना हम पिताजी को आज बता चुके होते कि आम्रपाली सिर्फ हमारी है। अजातशत्रु के बढ़ते हुए क्रोध को शांत करने के लिए त्रिलोक सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भांजे, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे सम्राट से जाकर कह देने से कि आम्रपाली से तुम विवाह करोगे तो सम्राट उसे छोड़ देंगे? कदापि नहीं, बल्कि ऐसा ना हो कि अपने इस क्रोध में तुम आम्रपाली को भी खो दो। आप ही बताइए क्या करना चाहिए कि हमें आम्रपाली मिल जाए? उसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मामाश्री, कुछ भी। जब से आंखों के सामने उन्हें देखा है तब से उन्हें पाने की लालसा और बढ़ गई है। हम उन्हें अपने हाथ से जाते हुए नहीं देख सकते मामाश्री। अजातशत्रु की जिद देखते हुए त्रिलोक सिंह के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। फिर उसने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, एक बात का ध्यान रखना भांजे, आम्रपाली जैसी अद्वितीय सुंदर स्त्री के सामने पुरुषों की कोई भी कमी नहीं है। उसकी मुट्ठी में एक से बढ़कर एक पुरुष आ सकते हैं, लेकिन तुमने सोचा है कि वो सम्राट के साथ ही क्यों है, जबकि सम्राट उससे उम्र में बड़े हैं? उनकी दो दो पत्नियां हैं। अजातशत्रु ने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो त्रिलोक सिंह ने कहा, क्योंकि सम्राट बिंबिसार के पास साम्राज्य है, पूरा मगध साम्राज्य। हर कोई भी स्त्री एक सम्राट को भला क्यों छोड़ेगी जब उसके हाथ में पूरा साम्राज्य ही आने वाला हो? तो फिर हमें आम्रपाली को पाने के लिए सम्राट बनना होगा, है ना मामाश्री? ये सुनकर त्रिलोक सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बिल्कुल, तुम नौजवान हो, बलवान हो, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो सिर्फ साम्राज्य, जो कि तुम्हारे पिताश्री के पास है, और इसलिए आम्रपाली भी उनके पास है। त्रिलोक सिंह ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी अजातशत्रु ने झल्लाते हुए कहा, हमें क्या करना है ये बताइए, बाकी बातें हमें नहीं सुननी। त्रिलोक सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें बस वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। सम्राट को उनकी गद्दी से तभी हटाया जा सकता है जब वो कमजोर होंगे, और उनको कमजोर कैसे करना है ये हमें अच्छी तरह से पता है। बस हमें सम्राट और आम्रपाली के बीच फूट डालनी होगी। त्रिलोक सिंह की बातें सुनकर अजातशत्रु की आंखों में आम्रपाली का चेहरा दिखने लगा, पर वो उसकी मूर्ति की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, यदि ऐसा करने से आम्रपाली हमारी होगी तो हम सम्राट अवश्य बनेंगे। एक तरफ त्रिलोक सिंह अजातशत्रु को भड़काने में सफल हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट अजातशत्रु के व्यवहार के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका ध्यान पूरा अजातशत्रु पर ही था। तो वहीं सामने से चेलना आ रही थी, जिसके हाथ में भोजन से भरी हुई थाल थी। दासियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे उसकी नजर सामने से आ रहे सम्राट पर पड़ी, जो अपने 2 सैनिकों के साथ चल रहे थे, सम्राट को देखकर उसे आम्रपाली का ख्याल आ गया। चलते चलते उसका मन उदास हो गया। वो सम्राट की तरफ देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कहा हमने महारानी बनने का सपना देखा था और सम्राट उस आम्रपाली को लाकर हमें विधवा बनाने पर तुले हुए हैं। चेलना का ध्यान उनके बगल में चल रहे सैनिकों से हट गया और अचानक चलते चलते वो उनसे टकरा गई, जिससे चेलना के हाथ में रखे हुए भोजन की थाल जमीन पर गिर गई और वो लड़खड़ाने लगी। चेलना और सम्राट एक पल के लिए स्तब्ध होकर रह गए थे। चेलना के साथ आई दासियां तुरंत जमीन पर बिखरे हुए थाल और भोजन को समेटने लगी, तो वहीं चेलना भी सम्राट को नजरअंदाज करते हुए जमीन पर बैठकर उस थाल को उठाने लगी। सम्राट ने चेलना की फिक्र करते हुए तुरंत पूछा, आप ठीक तो है ना रानी चेलना? चेलना सम्राट की बात का जवाब देने की बजाय खुद को कोसते हुए कहती है, कहाँ ध्यान रहता है हमारा, बाकी सबको हमारा ध्यान नहीं, कम से कम हमें तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना। चेलना की स्थिति देखकर सम्राट ने वहां खड़े सैनिकों और दासियों को वहां से जाने के लिए कहा और चेलना से कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? चेलना ने सम्राट की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और ताना मारते हुए कहा, आपको हमारी चिंता करते हुए देखकर सम्राट हमें तो हैरानी हो रही है, वरना हम तो भूल ही चुके थे कि आप कभी पलटकर हमारी तरफ देखेंगे भी। इससे पहले चेलना ने सम्राट से ऐसी बातें नहीं की थी। सम्राट गंभीर होते हुए कहते हैं, ऐसी बात नहीं है रानी चेलना। तो चेलना ने कहा, सम्राट हम बस इतना जानते हैं कि आपके पास 3 विकल्प हैं। यदि तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो 2 विकल्प आपके लिए फिर भी सुरक्षित बचेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है आप, और आपको सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे।
एक भारतीय नारी के लिए उसके सुहाग से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, ना कोई साम्राज्य और ना ही कोई महारानी का पद। चेलना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी राजमाता वहां पर आ गई। उन्होंने चेलना और सम्राट दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों यहाँ रास्ते में क्यों खड़े हैं? और चेलना, हमने तुमसे भोजन मंगवाया था, भोजन कहाँ है? तो चेलना ने क्षमा मांगते हुए कहा, माफ कीजिए राजमाता, हम बस अभी गए और अभी लेकर आए। इसके बाद वो उदासी भरा मुंह लेकर वहां से चली गई। उसके बाद राजमाता भी अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई। सम्राट राजमाता को यूं ही बिना कुछ कहे जाते हुए देखकर उनके पीछे पीछे गए और कहते हैं, बड़ी माँ, क्या हुआ है आज आप सबको? वहां चेलना और अब आप? राजमाता ने हल्के गंभीर और हल्के स्वर में कहा, नहीं, हम भला क्यों नाराज होंगे। और रही बात चेलना की, तो कोई भी पत्नी ऐसी ही बातें करेगी ना जब उन्हें ये पता हो कि उनके पति के प्राण संकट में है। तो सम्राट ने कहा, इसका मतलब कुंडली के बारे में चेलना को भी पता चल गया। तो राजमाता ने कहा, यहाँ उन सभी को पता है जिनको तुम्हारी फिक्र है। तो सम्राट ने कहा, हम समझते हैं राजमाता, परंतु जब समस्या का समाधान हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरने की आवश्यकता है क्या? तो राजमाता ने तुरंत कहा, समस्या का समाधान? तुम किस समस्या के समाधान की बात कर रहे हो? तो सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, हम मानते हैं कि हमारे और आम्रपाली के विवाह को लेकर कई सारी परेशानियां हैं, परंतु इस समस्या का समाधान भी कुलगुरु ने हमें बताया था, जिसके उपाय के बाद हमारे और आम्रपाली का विवाह संभव है। राजमाता दुविधा में आ गई थी। उनके चेहरे पर उलझे हुए भाव थे। क्या सच में इसका समाधान है? क्या है वो उपाय? तो सम्राट ने हल्का सा मुस्कुराते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, बड़ी माँ, वक्त आने पर हम आपको उस बारे में भी बता देंगे और जल्दी वो उपाय आपके सामने होगा। एक तरफ सम्राट राजमाता को अपने विवाह के उपाय के बारे में बता रहे थे, तो वहीं त्रिलोक सिंह अजातशत्रु के साथ आम्रपाली को सम्राट से अलग करने की योजना बना रहा था। उसने कहा, भांजे, कल की शोभा यात्रा तुम्हारे लिए रखी गई है ताकि तुम मगध की प्रजा से मिल सको, लेकिन सब कुछ अब बदल गया है। सम्राट उस शोभा यात्रा में जाएंगे और तुम उनके पीछे रहोगे, इसलिए अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रजा का ध्यान शोभा यात्रा पर हो ही ना, बल्कि सम्राट को लेकर प्रजा के मन में डर बैठ जाए। ये सुनकर अजातशत्रु ने कहा, आपको जो करना है करिए मामाश्री, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उन सब में आम्रपाली को कुछ नहीं होना चाहिए। तो त्रिलोक सिंह ने कहा, अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमें अच्छी तरह से पता है कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, उसे जरा सी भी खरोच नहीं आएगी। बस जो होगा वो बड़ा भयंकर होगा, एक ऐसा धमाका जिससे पूरा मगध हमेशा याद रखेगा। आप ऐसा क्या करने वाले हैं? अजातशत्रु ने संदेह भरी नजरों से त्रिलोक सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। उसके सवाल पर त्रिलोक सिंह उसे अपनी सारी योजना बताने लगा, जिसे सुनकर अजातशत्रु के चेहरे पर विश्वास भरी चमक दिखाई देने लगी। उसने त्रिलोक सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत मामा श्री, अद्भुत, तुम आपकी इस योजना से प्रसन्न हुए। ये तो ऐसा हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जब मामा और भांजा एक साथ हो तो देखते जाओ क्या होता है। सम्राट के नाक के नीचे से हम आम्रपाली को चुरा भी लेंगे और तुम्हें सम्राट भी बना देंगे। कहते हुए त्रिलोक हंसने लगा। उसके हंसने के साथ साथ अजातशत्रु भी हंसने लगा। उन दोनों की हंसी ऐसी थी जिससे महल की दीवारें भी डरने लगी थी। आखिर ऐसा क्या करने वाला था त्रिलोक सिंह शोभा यात्रा में? ऐसा कौन सा उपाय है जो कुंडली के दोष को खत्म करने वाला था? क्या होने वाला है कहानी के अगले भाग में?